Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to Shri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, things are fine. And with this शुरू करते हैं आज का सेशन. ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमें कवर करने हैं in a very detailed and comprehensive manner, जो आपके एग्जाम के लिए, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट है. राइट चर्चा का विषय भी है. मेंस आर्टिकल एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था काफ़ी इंपॉर्टेंट, सो उसके बारे में भी बात करेंगे. दिस इज द लिस्ट. मैं आपको पहले एक ब्रीफ बता देती हूँ. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम. सो कैसी कन्वेंशन है ये? इंडिया इज सिग्नेटरी टू इट. क्या इंडिया इसमें है या नहीं है? कितने मेंबर्स हैं? राइट और ये कन्वेंशन का पर्पस क्या है, किस लिए है ये पर्टिकुलर कन्वेंशन. सो ये हम बात करेंगे, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप स्कीम, जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, एजुकेशन सेक्टर से भी इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स के लिए भी यहाँ से 4 स्टेटमेंट बेस्ड स्कीम से सवाल बन सकते हैं. जीएस पेपर 3 पूसा 44 पेडी वेराइटी, ये न्यूज़ में है. क्यों न्यूज़ में है? क्या इस वेराइटी पे बैन हुआ है? पंजाब की गवर्नमेंट ने क्या ऐसा कोई स्टेप लिया है, या ये कंसर्न्स क्या है इस वेराइटी को लेके, इसकी खासियत क्या थी? राइट सो ये सारी बातें करेंगे जो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. बिहार में अभी कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ है, डेटा सामने आया है. तो हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ये बस इतना इंपॉर्टेंट है कि अच्छा ठीक है, इतने परसेंट ओबीसीज एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं, इतने परसेंट एससी, इतने एसटी. राइट बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक की एनालिसिस करना कि कास्ट बेस्ड सर्वे का क्या सिग्निफिकेंस है, इससे होगा क्या. राइट एंड इसके अलावा इसके आर्ग्यूमेंट जो इसके अगेंस्ट में जाते हैं, ये आपके मेंस के लिए रेलिवेंट है. यहाँ से ये समझ होनी चाहिए कि ये सर्वे के इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट जैसे हम देखते हैं ना, किसी की भी चीज़ के एप्लीकेशंस देखते हैं. सो सिमिलरली कास्ट सर्वे तो हो गया, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस, उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स, उसका वे फॉरवर्ड, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या है कास्ट सर्वे. सो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फ्रॉम सिविल सर्वेंट बैकग्राउंड, अगर आप यूपीएससी, एसएससी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो. एक चर्चा का विषय है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देने वाली न्यूज़. एशियन गेम्स 2023 में इंडिया का जो मेडल टैली है इट रीचेज 100. बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है अपने आप में, एंड खुशी भी होगी इसको पढ़ाते हुए. सो विदाउट टेकिंग एनी टाइम मैं सिंपली ये सेशन स्टार्ट करती हूँ. अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन गिव योर फीडबैक, यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स. एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतज़ार है, जल्दी से चैनल भी सब्सक्राइब कर दो. ठीक है. Okay, so there you go with the first article. Asian Games 2023, India achieves 100 medals after women's kabaddi team beats Chinese Taipei to clinch gold. मतलब कबड्डी भी अब हमें ऐसा लगता था कि ठीक है, उस स्पोर्ट को एक पहले तवज्जो नहीं दी जाती थी, अब कबड्डी में भी टफ कंपटीशन होने लग गया. अगर आप देखो 26-25 का इतना टाइट कंपटीशन था और इंडिया ने यहाँ पर जीत हासिल करी. और इस जीत के बाद टोटल मेडल्स हम पहुंच गए हैं 100 पे. एक ऐसा फिगर, मतलब पहले आप देखो तो 15-20 यही रहता था, है ना, लेकिन शायद आदत छूट गई थी ये 100, 101, 102 देखने वाली. बट दिस विक्ट्री मीन्स अ लॉट. एशियन गेम्स हेल्ड इन 2023 कहाँ पर? चाइना में. राइट एंड इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन इंडिया won 100 मेडल्स एशियन गेम्स के अंदर. 7 अक्टूबर 2023 को बेसिकली ये सामने जो आया है. एंड इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं. सो ओवरऑल वन ऑफ द स्टैंड आउट विक्ट्रीज वॉज दिस विमेन्स कबड्डी, वेयर इंडियन टीम ट्रिम्ड ओवर चाइनीज विद द स्कोर ऑफ 26-25. जैसे कि मैं बता रही हूँ, बहुत ही टाइट टफ कंपटीशन रहा. एंड ये विक्ट्री से 100th मेडल इंडिया को मिला और इंडिया के पास हो गए 100 मेडल्स, जो एक अपने आप में एक अनप्रेसिडेंट माइलस्टोन है एट दीज ऑनगोइंग एशियन गेम्स. ये पहली बार हुआ है इन द हिस्ट्री दैट इंडिया हैज अचीव दिस रिमार्केबल फीट. राइट सो
प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ पर एथलीट्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया. ट्वीट में यू कैन सी अ मोमेंटस अचीवमेंट फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स. People of India are thrilled that we have reached a remarkable milestone of 100 medals. I extend my heartfelt congratulations to our phenomenal athletes जिनकी efforts have led to this historic milestone for India. तो ये पूरा उनका ट्वीट रहा है. एंड यहाँ पर अगर मैं बताऊँ 100 मेडल्स जो इंडिया ने जीते हैं, इसमें 25 गोल्ड हैं, 35 सिल्वर हैं, 40 ब्रोंज हैं, राइट. अलग अलग मैं बोलूँगी स्पोर्ट इवेंट्स में रहा है, चाहे वो कबड्डी ही क्यों ना हो. तो यहाँ पर एशियन गेम्स आर वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट आफ्टर द ओलंपिक्स. एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है एशियन गेम्स का? टू मेंटेन फ्रेंडशिप अमंग एशियन नेशंस. एशियन गेम्स है तो एशियन नेशंस ही होंगे, राइट. ये सेकेंड टाइम है इंडिया हैव 100 मेडल्स. पहली बार कब हुआ? अभी इस पूरी स्टेटमेंट पढ़ो. दिस इज द सेकेंड टाइम इंडिया हैव 100 मेडल्स इन एनी ऑफ द 3 मेजर गेम्स, द ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स. न्यू दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तब इंडिया ने 101 मेडल्स जीते थे फॉर द फर्स्ट टाइम. उसके बाद अब जो ये गेम्स हुए हैं एशियन गेम्स, इसमें पहली बार 100 मेडल्स के साथ इंडिया सामने आया है, राइट. सो ये था बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एंड एक इम्पॉर्टेंट चर्चा का विषय. जो क्या हो रहा है ये सब आपको पता ही होना चाहिए. सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर. ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रहा है, दैट इज योर कास्ट बेस्ड सर्वे जो कि हुआ बिहार में. Recently, government of the state of Bihar, they released the findings of this caste survey 2023. सर्वे क्या कहता है? सर्वे रिवील करता है together OBCs plus EBC. That means other backward classes and extremely backward classes. बिहार के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 63% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. टोटल पॉपुलेशन बिहार में कुछ 13 करोड़ के आसपास की है. एग्जैक्ट नंबर्स जानना ज़रूरी भी नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. बट उसमें 63% जो स्टेट की पॉपुलेशन है उसमें 63% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ओबीसीज टुगेदर एंड ईबीसीज. अगर मैं वैसे बात करूं तो 36% ईबीसी है. सेपरेटली अगर बात करो तो 36% ईबीसी है, 27% ओबीसी है, राइट. फिर एससी एसटी, तो ये एक नंबर्स है, एक फिगर है जो आपको पता होना चाहिए. अब देखो बात ऐसी है, कास्ट सर्वे जो हुआ है इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट डेफिनेटली पड़ेगा इलेक्शंस पे, राइट. अभी तो जनरल इलेक्शंस होंगे 2024 के भी, लेकिन ये जो सर्वे है इट विल एम्पलीफाई दैट डिमांड फॉर इंक्रीजिंग दी ओबीसी कोटा. अभी कितना है? दैट इज 27%. बिहार में दैट इज 23%. बट 63% अगर बिहार की पॉपुलेशन ओबीसी एंड ईबीसी कंबाइंड है, सो दिस सर्वे माइट एम्पलीफाई दैट द क्लेमर फॉर इंक्रीजिंग दी ओबीसी कोटा, राइट. सो ये एक बात है. लेकिन कास्ट सेंसस अपने आप में इसके क्या इश्यूज हैं? बिल्कुल सवाल बनता है, क्या इश्यूज हैं? लास्ट कास्ट सेंसस इंडिया में कब कंडक्ट हुआ था? लास्ट कास्ट सेंसस इंडिया के अंदर 1931 में कंडक्ट हुआ था, राइट. ये रहा फर्स्ट कंडक्टेड, मतलब मैं कास्ट सेंसस की बात कर रही हूँ. द लास्ट कास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1931 एंड डेटा वाज पब्लिकली मेड अवेलेबल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम, राइट. फिर सेंसस हुआ था 2011 का, ये तो सबको ही पता होगा. 2011 का सेंसस हुआ था. दैट वाज द फर्स्ट टाइम टू कलेक्ट कास्ट बेस्ड डेटा आफ्टर इंडिपेंडेंस. इट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो यहां पर सेंसस का ओरिजिन जो है इट इज, मतलब ये कॉलोनियल एग्जिस्टेंस आप एक्सरसाइज है 1881 की आप लगा लो. सबसे पहले तो अच्छा मैं आपको ना बहुत सिंपल टर्म में पहले ये बता देती हूँ. किसी को बच्चों को ये डाउट रहता है कि सेंसस सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में डाउट रहता है. सेंसस क्या है? सिंपली सर्वे है जो इंडियन गवर्नमेंट करती है टू फिगर आउट कि कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन द कंट्री. और ये 1881 से हो रहा है.
ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स। अब ये अच्छा पता है कि ये इतने लोग रहते हैं भारत में, इतने लोग रहते हैं, सो ये काउंटिंग आपको हेल्प करती है ना गवर्नमेंट को। अगर आपको पता है आपके फैमिली मेंबर में 8 है मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, फिर उसके बाद आप जाते हो 4 मेल्स हैं, 4 फीमेल्स हैं, 2 बच्चे हैं, ऐसे करते हैं ना। पहले तो आपको एक नंबर पता होना चाहिए कि कितने लोग इस पर्टिकुलर फैमिली में रहते हैं। तो ऐसे ही नंबर ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन द कंट्री। तो ये काउंटिंग हेल्प करती है गवर्नमेंट को टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, रिसोर्सेज को किस तरीके से देखना है, टू गिव इट टू डिफरेंट एरियाज एंड टू अंडरस्टैंड कि हाउ द पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, उस हिसाब से यू विल प्लान थिंग्स कि कब नए रोड्स, कहाँ नए स्कूल्स और हॉस्पिटल्स, कितनी कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, राइट। सो ये बातें। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सेंसस इन इंडिया क्या है, सिंपली मैंने आपको बता दिया, राइट। अब रही बात सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की, जो पहला 1931 के अंदर इट वाज कंडक्टेड, जिसका एम क्या था, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडियन फैमिलीज। अब यहां पर आप थोड़ा सा क्या कर रहे हो, यहाँ मेन गोल इज नॉट जस्ट कि हाउ मेनी पीपल लिव इन दैट एरिया, बस 10-12 नहीं, बट ऑल्सो हाउ वेल दे आर डूइंग फाइनेंशियली, ये भी साथ में ध्यान रखा जाता है। सो इट चेक्स how rich families are, how poor families are, चाहे वो रूरल एरियाज हो चाहे वो अर्बन एरियाज हो, टू फिगर आउट कि किसको कितनी हेल्प की जरूरत है। Someone might need extra help from the government, so socio-economic caste census also takes note of different groups of people. It collects data on specific caste names ताकि आप उनकी economic conditions को evaluate कर सको, different caste groups, राइट। ये तो हो गई एक बात। तो सिंपल सी बात है, सेंसस और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में क्या फर्क है। सेंसस काउंट्स एवरीवन ब्रॉडली, राइट, और सेंसस की जो इंफॉर्मेशन है दैट इज लाइक मोर प्रोटेक्टेड बाय लॉज, बट द डिटेल्स जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के होते हैं दैट आर यूज ओपनली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। कास्ट बेस्ड सेंसस की हिस्ट्री मैं थोड़ा सा बताती हूँ सिग्निफिकेंस पे आने से पहले। कास्ट बेस्ड, अब थोड़ा सा हम रिफाइन कर रहे हैं चीजों को, और हमारे हैं कास्ट बेस्ड सेंसस पे। कास्ट बेस्ड सेंसस या कास्ट बेस्ड डेटा कलेक्शन आप बोलो, इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है इंडिया में, राइट। 1931 जैसे मैं आपको बता रही थी, सो ये हुआ, इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट वाज इंक्लूडेड अप टू 1931। फिर क्या हुआ, आफ्टर 1951, 19 पोस्ट यू कैन से 1951, ये रोक दिया गया। द डिसीजन वॉज देयर टू स्टॉप कलेक्टिंग कास्ट डेटा। किस लिए, क्योंकि हम चाहते थे कि नेशनल यूनिटी हो, राइट, ये अप्रोच नहीं ली जाए। ये चीजें इट माइट कॉज डिविजन अमंग द पीपल एंड they wanted to promote a sense of unity across the nation, so the government decided to stop. But जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, चीजें बदली, people started thinking that understanding caste is important again. It helps us to know. आप इसके प्लस माइनस दोनों देखो, इंटरव्यू में भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि एक तरफ तो वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो कास्ट सेंसस होना उसके उसमें चला जाता है आपके आर्ग्यूमेंट, मतलब पॉइंट में, और एक कैटेगरी में अगर कास्ट बेस्ड सेंसस होता है तो इट हेल्प्स द सोसाइटी टू नो, टू फिगर आउट, टू बेटर अंडरस्टैंड if everyone is being treated fairly. Country has evolved and now many people believe they having accurate data about caste and that can help make things better for everyone, ताकि fairness की जब हम बात करते हैं वो आए. So people think it's important to know about caste, मतलब not to create divisions but to make sure it is treated fairly. Everyone has those equal opportunities, so they want to understand कि अच्छा इतनी different communities are doing so that everyone can be supported, they can make progress together. That is the case. So overall कास्ट सेंसस का सिग्निफिकेंस तो यही है कि सोशल इनइक्वालिटी को ये एड्रेस करता है कि अच्छा जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं वो स्टिल आज भी इट इज प्रेवलेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. कास्ट सेंसस हेल्प कर सकता है कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई करो एंड ब्रिंग देम टू द फोरफ्रंट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग. तो ये इसका एक प्लस में चला गया पॉइंट. टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस. Without accurate data on the population of OBCs, it is difficult to ensure equitable distribution. तो caste census can help in this regard also. जब आपके पास needs क्या है different caste group की वो बताओ. To monitor the effectiveness of affirmative action policies. जैसे reservation हो गया for OBCs.
एंड अदर ग्रुप्स, ये किस लिए है? दे आर एम टू प्रमोट सोशल जस्टिस. मान लो रिजर्वेशन का मेन जो पीछे का रीजन है वो क्या है? एक मूवी हॉल है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जो उसका पर्पस था वो क्या था और आज किस तरीके से हो गया, एक डिबेटेबल इशू है. लेकिन क्या रिजर्वेशन की इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यू क्या है? ये एक मूवी हॉल है, एक थिएटर है, राइट? यू आर वेल गुड एनफ, स्टेयर्स हैं, आप जा सकते हो थ्रू स्टेयर्स. नाउ देयर इज पर्सन बी कैन नॉट वॉक, दे माइट बी हैंडीकैप या दे माइट बी सम प्रॉब्लम, चल नहीं सकते. अब एक लिफ्ट है, लिफ्ट क्या कर रही है? लेके जा रही है इसी मूवी हॉल में, राइट? क्योंकि वो पर्सन स्टेयर्स नहीं चढ़ सकता बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं. ये क्या लिफ्ट लगाना गलत था? नहीं. तो मतलब दोनों का हक बनता है मूवी देखना. मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझा रही हूँ. दोनों का हक बनता है, एक अच्छी सी मूवी लगी है, दोनों चाहेंगे मूवी देखना कि पर्सन ए देख पाए, पर्सन बी नहीं देख पाए, वो बिकॉज ऑफ दिस एक्स फैक्टर. तो राइट, तो ये इस इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए रिजर्वेशन है. सो अब इंश्योर करना कि रिजर्वेशन जो है वो सोशल जस्टिस प्रमोट कर रही है, नहीं कर रही है, जब तक आपके पास प्रॉपर डेटा नहीं होगा ऑन द पॉपुलेशन, इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज पॉलिसीज, राइट? सो इट प्रोवाइड्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दीज आर द थिंग्स. So our constitution, some way, it also favors conducting a caste census. आप आर्टिकल 340 है पढ़ना. क्या है आर्टिकल 340? It mandates the appointment of a commission. किस लिए? To investigate the conditions of socially and educationally backward classes. And then you give recommendations कि क्या steps लेने चाहिए. That should be taken. किसके द्वारा? By the government of India. लेकिन इसके arguments against भी हैं कि आप पहले ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, इवॉल्व करता है, तो ये कास्ट सेंसस उसको और ज्यादा रीइंफोर्स करेगा, वो यूनिटी नहीं लेकर आएगा. तो ये एक डर भी है. ओपोनेंट्स यही आर्ग्यू करते हैं कि वैसे भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज इलीगल एंड कास्ट सेंसस उसी को और ज्यादा रीइंफोर्स कर रहा है, राइट? सो they believe that focusing on individual rights and equal opportunities for all the citizens should be prioritized, rather than categorizing the people based on their caste identities. And other point is, it is very difficult to define caste because there are thousands of castes and subcastes in India. Caste census would require a very clear definition of caste, which is not an easy task, right? It can lead to confusion, it can lead to further social division, it can lead to disputes. So these are the arguments that goes against the caste census. तो यहाँ पर सवाल फिर ये उठता है कि what is the way forward? क्या करें? इंडिपेंडेंट स्टडीज होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, टू एक्वायर द डेटा ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट एट दोज लेवल्स. ये जो डेटा एक्वायर कर रहे हो, ये एक वेपन नहीं बन जाना चाहिए फॉर डीपनिंग दोज या for increasing the polarization to win elections. It should not lead to shrinking or splintering, but it should be the notion that जो help करे, जो इसके प्लस पॉइंट्स जा रहे हैं. अब जब आपके पास डेटा है, डेटा को एनालाइज करने के लिए यू कैन यूज टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, राइट? सो ये सब चीजें जो है दैट कैन कम डाउन एज अ वे फॉरवर्ड, क्योंकि एक्यूरेट डेटा मैटर करता है, राइट? अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट ओपिनियंस मैटर करते हैं. पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन वेदर वी शुड काउंट एंड अंडरस्टैंड द ग्रुप्स ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर कास्ट. सम से यस, सम से नो. सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि वी नीड टू लिसन टू बोथ साइड्स एंड मेक डिसीजंस दैट क्रिएट अ सोसाइटी दैट इज फेयर, दैट इज जस्ट. जस्ट लाइक मेकिंग, जैसे गेम्स में फेयर रूल्स होते हैं जो हर कोई इंजॉय करता है, सिमिलर टू दैट. क्लियर है? I hope it is. If not, still you can ask me in the comment section. I'll definitely tell you अगर आपको कोई भी दोबारा डाउट होता है तो we'll talk about it again, right? Okay. Next you have Ministry of Education ने recently start किया है online registration. किस लिए? For National Merit Cum Means Scholarship Scheme for the year 23-24. ये कैसी स्कीम है? इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, तो पहले स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं. एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. 2008 में मई में ये शुरू हुई थी
और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बहुत ही ज़्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, क्लास 8 के बाद ड्रॉप आउट कर लेते हैं, फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, उनको एनकरेज करना कि वो आगे पढ़ें, वो सेकेंडरी स्टेज में जाएं, तो उनको स्कॉलरशिप देने के लिए ये स्कीम है। तो होता क्या है इसके अंदर, 1 लाख फ्रेश स्कॉलरशिप्स आर अवॉर्डेड। कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, HRD एजुकेशन मिनिस्ट्री। किसको देती है? 1 लाख जो ये फ्रेश स्कॉलरशिप्स होती हैं, दे आर अवॉर्डेड टू सिलेक्टेड स्टूडेंट्स एवरी ईयर फॉर स्टडी इन क्लास 9 to 12 एक रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट एडेड एंड लोकल बॉडी स्कूल्स में, ताकि वो अपनी एजुकेशन एटलीस्ट 12 तक कंप्लीट कर पाए। तो जो अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप दी जाती है दैट इज 12,000 पर एनम पर स्टूडेंट, 1,000 रुपये महीना मिलता है, राइट। So they are disbursed directly into the bank accounts of selected students by electronic transfer through DBT mode, right? Direct benefit transfer उनके अकाउंट में चला जाता है। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिनकी बच्चों की पेरेंट्स की इनकम है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज वो 3,50,000 पर एनम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपको स्कॉलरशिप अवेल करनी है। बच्चे के क्लास 7th में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, right? The student must have minimum of 55% marks or equivalent grade in class 7th examination for appearing in selection test for award of scholarship, right? It is relaxable by 5% for SC/ST students. जो बच्चे हैं they should be studying as regular student in a government या government aided or local body schools. The students who are studying in नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय and residential schools, they are not eligible. बहुत ही important point है, UPSC पूछ सकती है। There is reservation as per the state government norms. Yes, there is. हर एक स्टेट और यूटी कंडक्ट करती है अपना ओन टेस्ट टू सिलेक्ट द स्टूडेंट्स फॉर अवॉर्डिंग देम दिस स्कॉलरशिप, राइट। क्लियर हो गया? सो इट इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है बेस्ड ऑन आपकी you are financially not that strong and you have drop out class 7th 8 और आपकी आगे एजुकेशन पूरी करवाई जाए, इसलिए ये दिया जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इसके रजिस्ट्रेशन वापस से खुल चुके हैं 2023 और 2024 के लिए। सॉर्टेड है? इफ यस देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि सरकार पूसा 44 पैडी वेराइटी है एक, उसकी कल्टीवेशन को बैन करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। ऐसा क्यों? एक पैडी की वेराइटी है, 1993 में इट वॉज डेवलप्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 2010 इट हैज गेन्ड वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी अमंग द फार्मर्स अक्रॉस पंजाब। मतलब आप लगाओ तो 70 to 80% ऑफ एरिया अंडर द पैडी कल्टीवेशन वो यही कवर करती है, क्योंकि फार्मर्स ये क्लेम करते हैं कि ये जो वेराइटी है इट यील्ड्स 34 to 40 क्विंटल्स पर एकड़, और जो दूसरी वेराइटी थी उससे यील्ड कम होती थी, 28 to 30 क्विंटल्स पर एकड़। तो अगर ये बात है, यील्ड अच्छी है, तो कंसर्न क्या है, बैन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इट इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी, मतलब इट टेक्स अराउंड 160 days टू मैच्योर। और होता क्या है, पंजाब में सीवियर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन पंजाब फेस कर रहा है, और ये जो क्रॉप है ये इस चीज को ज्यादा एग्जिबिट कर रही है। दिस वेराइटी इज ऑल्सो नोन टू एग्जिबिट दिस लॉन्ग रनिंग इशू ऑफ स्टबल बर्निंग इन द स्टेट, राइट। तो पानी का भी एक इशू है, क्योंकि यहाँ पानी ज्यादा चाहिए रहता है, एंड सरकार इज एमिंग टू कंजर्व 1 month ऑफ इरिगेशन वाटर बाय बैनिंग दिस वेराइटी, राइट। क्योंकि इसको 35 to 40 days ज्यादा लगते हैं देन अदर वेराइटीज, राइट। मतलब 5 से 6 एक्स्ट्रा साइकिल्स ऑफ इरिगेशन इसको चाहिए, और ये वेराइटी जनरेट करती है अराउंड 2% मोर स्टबल देन अदर वेराइटीज। तो ये कंसर्न है, और इसी कंसर्न के चलते यहां पर क्या है, बैन। अच्छा, ICAR के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यूपीएससी पूछ सकती है कि क्या ये 1929-16 जुलाई को एस्टैब्लिश हुआ? करेक्ट। क्या ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है अंडर दिस एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860? यस। काउंसिल का पर्पस क्या है? फॉर कोऑर्डिनेटिंग, फॉर गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, फिशरीज हो, एनिमल साइंस हो, राइट। कंट्री के अंदर देयर आर 113 ICAR इंस्टीट्यूट, 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज दैट आर स्प्रेड अक्रॉस, एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो ये जो ICAR है, इट इज द ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, एंड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है,
क्लियर है? कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द चैट सेक्शन, आई डेफिनेटली रिपीट इट. अगर आपको कोई भी डाउट है या आई कैन शेयर इट कमेंट सेक्शन में. ज़रूर फीडबैक भी अपना दे देना. और रही बात एक कन्वेंशन की, दैट आई विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, एंड आई थिंक टुडे इज सैटरडे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, हाँ, तो आज सैटरडे, मंडे को मिलेंगे. होमवर्क पता ही है, बिना बताए पता होना चाहिए. मंडे टू सैटरडे, यानी मंडे से लेकर आज तक हमने जितना भी इस वीक में कवर किया है, कल उसको अच्छे से रिवाइज कर लो. एंड विल मीट यू ऑन मंडे विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. न्यू डे, न्यू आर्टिकल्स एंड अ फ्रेश स्टार्ट. So signing off today, this is your mentor Arzu Kakkar. Do comment the feedback, do share these sessions, and please mark your attendance by liking the lecture. Thank you everyone, take care, all the best.